जी, आज कैफ 7 का जो आप लोगों का सब्जेक्ट है बिजनेस इनसाइट्स एंड एनालिसिस, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। अच्छा, इसमें भी आप लोगों को बिलाल साहब ने बताया होगा कि मैनेजमेंट का पोर्शन बिलाल साहब कराएंगे, तो जो फाइनेंशियल वाला पोर्शन है वो मैं यहाँ पे कवर करूँगा। तो अभी ये जो आप लोगों ने लेक्चर प्लान शेयर किया, जरा ये निकाल लें, पहले यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले जो इंशाल्लाह हम लोग टॉपिक करेंगे दैट इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अच्छा, आप लोगों ने सीएमए के अंदर डिसीजन मेकिंग पढ़ी थी, ठीक है। वो जो डिसीजन मेकिंग थी वो थी शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में एक्चुअली है डिसीजन ही पास करने, लेकिन लॉन्ग टर्म नेचर के। मसलन नई फैक्ट्री में लगाऊं कि ना लगाऊं, ठीक है, इस तरह के डिसीजन। नई प्रोडक्ट में लॉन्च करूं कि ना करूं, इस तरह के डिसीजन। मशीनरी 3 साल बाद बदलूं कि 5 साल बाद बदलूं। या प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए, पैसों की मेरे पास शॉर्टेज है, कौन कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लूं, कौन सा रिजेक्ट कर दूं। तो इस टाइप की चीजें वगैरह हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आमतौर पे इसका 15 से 18 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाया करता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अभी मैं थोड़ा यहां से पहले डिस्कस कर रहा हूं, फिर थोड़ी इनकी डिटेल के अंदर जाएंगे। जब भी फ्यूचर कैश फ्लोज की बात की जाती, तो क्या साल बाद का ₹1,00,000 आज के ₹1,00,000 के इक्वल वर्थ रखता होगा? नहीं। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ती? प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ती। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको एक रेट पता होना चाहिए, परसेंटेज पता होनी चाहिए, ठीक है। यहां पे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी ना हमने प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है, उसके लिए हमें रेट चाहिए होता है, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कंप्यूट होगा वो इंशाल्लाह हम ये सेकंड वाले पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को आइडिया है कि पुरानी स्कीम में इसका सब्जेक्ट का नाम था MFA, नई के अंदर ये वाला नाम आया है। तो सिलेबस में चेंजेस की गई है, सिलेबस एक्सटेंड किया गया। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर भी एक्सटेंशन आई है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी थोड़ी एक्सटेंशन आई है, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर हम लोग इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसमें पहले क्या चीज नहीं थी जो भी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। अच्छा जी, उसके बाद बजटिंग। बजटिंग का भी आम तौर पे हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ जाता है। बजटिंग नाम से जाहिर हो रहा है कि फ्यूचर के बारे में फोरकास्टिंग आप लोगों ने करनी होगी, मतलब फ्यूचर के बजट बनाने होंगे कि कमिंग ईयर में आप लोगों के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स क्या होंगे, आपका कैश फ्लो कितना होगा, इस टाइप की चीजों वगैरह के बारे में हमारी डिस्कशन चलेगी। उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है जी? रेशो में अक्सर हम टर्म यूज करते थे वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमने इनकी मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करना है। अभी हम थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं चैप्टर्स को, तो फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं इनको। इसी तरह सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, आपको पता है मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस 2 तरह के होते हैं, डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। इसके अंदर हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि डेट फाइनेंसिंग में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती है कंपनी के पास, इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती है और किस वक्त हमारे लिए कौन सी बेहतर रहेगी। और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, आप लोगों को पता है कि रिस्क एलिमिनेट नहीं हो सकता, रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है, रिस्क की ट्रिमिंग की जा सकती है। तो जब आप बात कर रहे होते हैं ना फ्यूचर की, तो फ्यूचर के साथ कई रिस्क इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल लूं, फर्ज करें आज आप लोगों ने ₹1,00,000 की एक चीज इंपोर्ट की और पैसे देने 2 महीने बाद, क्या रिस्क आपको लग रहा होगा? हाँ, कि फॉरेन करेंसी महंगी ना हो जाए, ये ना आपको ज्यादा पैसे देने पड़े। या आपने कोई चीज एक्सपोर्ट की है और महीने बाद आपको कलेक्शन आनी है, अब आपको क्या रिस्क होगा? रेट कम ना हो जाए। तो ऐसे रिस्क को मैनेज करने की कुछ स्ट्रेटजीज, ये तो मैंने एग्जांपल दी आपको करेंसी रिस्क की। इसके अलावा हम कमोडिटी रिस्क भी पढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट रिस्क भी पढ़ेंगे। इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क और उनकी मैनेजमेंट के तरीके
यहाँ पे इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो ये 6 टॉपिक हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, जो मैंने आपको कवर कराने हैं। अच्छा, इसके आगे अगर आप लोग देखें तो प्रोफिशिएंसी लेवल और टेस्टिंग लेवल, ये 2 चीजें डिस्कस की गई हैं। अच्छा, प्रोफिशिएंसी लेवल आई कैप ने ना 3 रखे हुए, P1, P2, P3। टेस्टिंग लेवल भी 3 होते हैं, T1, T2, T3। P1 का मतलब होता है बेसिक नो हाउ होनी चाहिए, डिटेल नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। P2 के अंदर होता है कि ना सिर्फ बेसिक नो हाउ बल्कि इसकी एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। और P3 में होता है कि आप इंटरप्रेट भी कर पाए, उसके बेस के ऊपर आप कोई डिसीजन वगैरह, कुछ कंक्लूजन वगैरह ड्रॉ कर सकें। टेस्टिंग लेवल में T1 का मतलब होता है 8 से 12 नंबर तक का क्वेश्चन सेट होगा। T2 का मतलब होता है 20 नंबर तक का क्वेश्चन सेट किया जा सकता है। और T3 का मतलब होता है 25 नंबर तक का क्वेश्चन बन सकता है। पूरे कैफ में आई कैप ने कहा T3 की टेस्टिंग नहीं होगी, मतलब आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन होगा वो 20 नंबर तक का आ सकता है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के उसने कहा था नॉलेज जो है प्रोफिशिएंसी लेवल भी P2 है और टेस्टिंग लेवल भी T2 है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी P2 T2, ठीक है। इसी तरह उसने बजटिंग का, वर्किंग कैपिटल का, हाँ, सोर्स ऑफ फाइनेंस का कह रहा है प्रोफिशिएंसी लेवल भी P1 और टेस्टिंग लेवल भी T1। और रिस्क का कह रहा है कि P2 और T2 होना चाहिए। अच्छा, नीचे अगर आप लोग ग्रिड के ऊपर आए तो आप लोगों का ना 50% पेपर फाइनेंस में से, 50% का मैनेजमेंट में से बनेगा। कैसे जरा देखें। सबसे पहले ग्रिड या आई कैप ने जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, कह रहे हैं मैनेजेरियल एनालिसिस, इसकी वेटेज 30 to 40 मार्क्स की होगी। इसमें वो जो बिलाल साहब को कवर कराएंगे ये वो वाला पोर्शन है। अच्छा, उसके बाद जो आगे है सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसी में कैपम और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट 20 से 30 नंबर का। बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल 25 से 30। ये 2 ग्रेड जो है ना ये फाइनेंस से रिलेटेड हैं। और आखिरी जो है इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबिलिटी, ये फिर थ्योरी का है, ये अगेन बिलाल साहब कवर कराएंगे, तो 10 to 15। तो इसका मतलब तकरीबन 50% के करीब आप समझे सिलेबस थ्योरी का आ जाएगा और बाकी 50% मैनेजमेंट में से। पास्ट में जो था उसमें आई कैप ने कहा हुआ था 40% मैनेजमेंट में से होगा, 60% आपका फाइनेंस वाले में से होगा, ठीक है। तो अब ये है कि क्योंकि सस्टेनेबिलिटी उसने 10 से 15 कह दिया तो ये भी थ्योरी है, तो इसलिए इसको मैं मैनेजमेंट वाले के अंदर ही कवर कर रहा हूँ। तो तकरीबन 50-50 के करीब आप समझ जाएं, आप लोगों का सिलेबस कवर किया जाएगा। अच्छा, अब आते हैं इस सब्जेक्ट की बैकग्राउंड के ऊपर कि सब्जेक्ट है क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। देखिए, आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी, उसके अंदर आप लोग बनाया करते थे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप लोग बनाया करते थे, इसमें आप लोगों का एसेट्स आते थे। एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स भी होते थे, करंट एसेट्स भी होते थे। करंट के अंदर आपका स्टॉक भी आता था, डेटर्स, कैश। दूसरी तरफ आपका होता था इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें आपकी इक्विटी आ जाती है, नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाती हैं, करंट लायबिलिटीज आ जाती हैं, और फिर आ जाता है टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब आप पढ़ते हो ना, ये आप लोग एज अ बुक कीपर पढ़ रहे होते हो। आपको मैंने कहा मशीनरी खरीद लिया, आपने एंट्री डाल दी। आपको मैंने कहा लोन ले लिया, आपने एंट्री डाल दी। आपको मैंने कहा शेयर इश्यू कर दिया, आप लोगों ने एंट्री डाल दी। कभी आप लोगों ने ये सोचा इसने इस वक्त शेयर क्यों इश्यू किए, लोन क्यों नहीं ले लिया, या लोन क्यों लिया, शेयर्स क्यों नहीं इश्यू किए, या मशीनरी खरीदी क्यों है, किराए पे क्यों नहीं ले आया? नहीं, ऐसा आपने कुछ वहां पे नहीं सोचा। उसकी रीजन क्या थी? वहां पे आप लोग थे एज अ बुक कीपर, आपका काम था बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, डिसीजन पास करना आपका काम नहीं था, ठीक है।
क्या बगैर सोचे समझे जाकर मशीनरी खरीद लाते हो? नहीं, इसके लिए आपको पहले कैलकुलेशन करना पड़ती है, ठीक है, असेसमेंट करना पड़ती है, जरूरत है मशीनरी की कि नहीं, खरीदूं, पैसे पास नहीं है, किस्तों पे ले आऊं कि लोन लेके अपनी खरीद लूं। ये सारा काम जो होता है ना, ये हम लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग कवर करते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये किस चीज का फॉर्मूला था? तो इसकी बेस पे हम लोग करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आप लोगों ने सीएमए के अंदर मटेरियल का चैप्टर पढ़ा था, वहां आप लोगों ने स्टॉक लेवल्स पढ़े, ठीक है, वहां आप लोगों ने ईओक्यू पढ़ा, वहां सेफ्टी स्टॉक एंड डिसीजन मेकिंग यानी जो स्टॉक आउट डिसीजन था वो आप लोगों ने पढ़ा। वो आप लोग क्या कर रहे थे? वो आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आप लोग देखते हैं कितना स्टॉक पास बचे तो नया ऑर्डर दे दूं, जब नया ऑर्डर दूं तो कितनी क्वांटिटी का दूं, कितना स्टॉक अपने पास रखूं कि अगर स्टॉक आउट हो भी जाए तो मेरा नुकसान कम से कम हो, ठीक है। वो सारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट थी, ये आप लोग सीएमए में पढ़ चुके हो, ठीक है। पहले ना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का बस एक इंट्रोडक्शन ही था आपके सिलेबस में, लेकिन अब आईकैप ने आपके सिलेबस में डेटर मैनेजमेंट, क्रेडिटर मैनेजमेंट, ये चीजें भी डाल दी हैं। तो हम लोग इसमें ये भी पढ़ेंगे डेटर को मैनेज कैसे किया जाता है, क्रेडिटर को कैसे किया जाता है, कैश का मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, ये डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये दोनों क्या चीजें हैं? हाँ जी, ये आपके हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इसका मतलब अब जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का भी जिक्र किया था, उसमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी किया, सोर्स ऑफ फाइनेंस भी किया। तो अब ये जो डिसीजंस पास कर रहा होता है, अब हम उसके रोल में आके ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब एसओएफपी हमने बनाई कई दफा थी, लेकिन उसकी प्लानिंग, उसकी डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा होता है, वो इंशाल्लाह अब हम सारी इस सब्जेक्ट के अंदर आके कवर करेंगे। तो यहां से आप लोगों को इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस का आइडिया हो सकता है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ना आज अपने सिलेबस को, जितने भी कंटेंट्स हैं, इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस किस टॉपिक में हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे, ताकि आपके ज़हन के अंदर एक स्केच बैठ जाए, एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस का आइडिया हो जाए। एक्चुअली ये ना सब्जेक्ट जो है, अगेन थोड़ी सी मैनेजेरियल थिंकिंग आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। मैनेजेरियल थिंकिंग का मतलब मैं जैसे कोई बात करूं फौरन आपके ज़हन में आना चाहिए यार इस काम के फायदे क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आपको पता हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है। कॉस्ट ज्यादा आएगी तो रिजेक्ट कर देंगे, बेनिफिट ज्यादा आएगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उस पर्सपेक्टिव से हमें ये चीजें देखना होती हैं। तो अब मैं एक एक करके ये जो आपके सिलेबस के कंटेंट्स हैं इनको जरा डिस्कस करने लगा हूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए हम क्या क्या चीज कवर कर रहे होंगे। तो पहले हम लोग जरा डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को। ये हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें ना इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की, इसके अंदर जो चीजें हम लोग कवर करेंगे, एक तो जिसके मेथड्स या टेक्निक्स है ना डिसीजन पास करने की, वो हम लोग पढ़ेंगे। अब मेथड्स में क्या क्या होगा,
पे बैक पीरियड आ जाएगा, एनपीवी अप्रोच आ जाएगी, आईआरआर वाला मेथड आ जाएगा। ये चीजें हम लोगों ने इसमें पढ़नी है। अब जब ये हम नेट प्रेजेंट वैल्यू, आपको होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस। तो उसकी वर्किंग के लिए आपको कैश फ्लोस भी तो चाहिए होंगे, और कैश फ्लोस के अंदर फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, टैक्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, वर्किंग कैपिटल के लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं वो कैसे मैनेज करने हैं। अच्छा जी, आपका ने कहा इन्वेस्टर अप्रेजल के जो हम डिसीजन पास करते हैं इसके लिए हमारे डिफरेंट मेथड हैं। एक आ जाता है आप लोगों का पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि आप लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसको रिकवर करने पे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब आपको मैंने कहा मुझे 10 लाख रुपया दें, 5 साल तक हर साल आप मुझसे 4-4 लाख वापस लेते रहें। यानी अभी आप मुझे 10 लाख दे दें, 5 साल तक हर साल 4-4 लाख मुझसे वापस लेते रहें, आपको अपना 10 लाख रिकवर करने पे कितना टाइम लग जाएगा? 2.5 साल। तो ये उसका पे बैक पीरियड है। ठीक है, इसकी बेस पे कैसे डिसीजन पास करते हैं इंशाल्लाह कल जब डिटेल में स्टार्ट करेंगे तो फिर डिस्कस करेंगे। एनपीवी में प्रेजेंट वैल्यू निकाल के किया जाएगा, आईआरआर में रेट की मदद से किया जाएगा। तो आपका कहना है कि एनपीवी आईआरआर इन दोनों के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी, और प्रेजेंट वैल्यू किसकी निकालनी? कैश फ्लोज की। उसके लिए आपको बनाने पड़ेंगे कैश फ्लोज। एक तो आपका कहने का इन्वेस्टमेंट अप्रेजल लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है, इसमें यह नहीं होता कि इसका पीरियड ऑफ बेनिफिट 1 साल हो, नंबर ऑफ ईयर्स होगा। ठीक है, 5 साल, 10 साल, 8 साल, इस तरह करके। जो मटेरियल की प्राइस आज है क्या 5 साल सेम ही रहेगी? नहीं, तो इसको ना इन्फ्लेशन आएगी। इन्फ्लेशन को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए? अच्छा, आप लोगों को थोड़ा सा अगर FAR 1 याद हो, उसमें हमने इंपेयरमेंट लॉसेस पढ़ा था, उसमें हमने रिकवरेबल अमाउंट के बारे में पढ़ा था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज टू बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूचर यूज ऑफ द एसेट इंक्लूडिंग इट्स रेजिडुअल वैल्यू। वहां पे स्टैंडर्ड ने आपको कैश फ्लोज के अंदर गाइड किया था कि कैश फ्लो में इन्फ्लेशन को भी इनकॉर्पोरेट करना, और उसने कहा था या कैश फ्लोज में करना या डिस्काउंटिंग फैक्टर में करना। ठीक है, वो जो गाइडलाइन आप लोगों को लिखवाई थी ना, उसके अंदर हमने ये पॉइंट लिखे थे कि इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करना है कैश फ्लोज में, और वो हमने कहा था या आप कैश फ्लोज में कंसीडर कर लेना या डिस्काउंटिंग फैक्टर में रेट के अंदर कर लेना। यहां पे हम वो दोनों पढ़ेंगे। उधर सिलेबस में नहीं था इसलिए आपको मैंने बताया नहीं था कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, इधर इंशाल्लाह हम करेंगे। फिर जब प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होगा तो लाजिम होता है टैक्स वाले भी तो आ जाएंगे, टैक्स निकालो, तो उसकी टैक्स की कैलकुलेशन वो हमें करना पड़ेगी। फिर जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत स्टॉक चाहिए होता है, थोड़ा बहुत पैसा डेटर में ब्लॉक होगा, डे टू डे एक्सपेंडिचर की थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होगा। उसके लिए ना आपको वर्किंग कैपिटल के अंदर फंड्स अपने टाइड अप करना पड़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर जब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी, उसके कैसे कैश फ्लोज बनेंगे वो हम यहां पे पढ़ेंगे। ये चीजें पहले भी सिलेबस का पार्ट थी। आखिरी 2 चीजें जो है ना ये फाइनल से ट्रांसफर होके आई हैं, इससे पहले सिलेबस में नहीं थी। रिप्लेसमेंट डिसीजन, देखिए आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनरी यूज हो रही होती है, और मशीनरी की एक डेफिनेट लाइफ होती है।
फर्ज करें जो मशीनरी आप लोग यूज करते हो उसकी लाइफ है 5 साल। आप 5 साल उसको इस्तेमाल करते रहते हो, 5 साल के बाद जब टोटली यूजलेस हो जाती है, आप लोग नई मशीनरी खरीद के लाके लगा लेते हो। मैंने आपको एक सजेशन दी कि यार 5 साल बाद क्यों बदलते हो, आप 3 साल बाद बदल लिया करो। फायदा क्या होगा, एक तो 3 साल बाद बेचोगे, रनिंग पोजीशन में बिकेगी, बिक महंगी जाएगी। दूसरा, आखिरी 2 सालों में ना खराब बार बार होती है, प्रोडक्शन रुकती है, रिपेयर पे खर्चा आता है, आप वो आखिरी 2 साल यूज ही नहीं कर रहे होंगे, तो आप उस ब्रेकडाउन से बच जाओगे। मैंने आपको सजेशन दी कि कितना फ्रीक्वेंटली एसेट रिप्लेस करो, मतलब कितने अरसे बाद करो। मैंने आपको कहा कि यार आप 5 साल बाद नहीं 3 साल बाद कर लो, माइट भी मैं कह दूं 4 साल बाद कर लो। मैं तो आपको एक रिकमेंडेशन दे रहा हूं, डिसीजन आपने खुद लेना है। कैसे डिसाइड किया जाएगा कि 3 साल बाद एसेट बदलूं, 4 साल बाद बदलूं कि 5 साल बाद बदलूं? तो उसके लिए हमारे ना डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है। फिनिट टाइम होराइजन भी होता है, एलसीएम भी होता है, लीज कोमा यानी इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लोज भी होते हैं। बहरहाल आपके सिलेबस में एक ही है, तो जब मैं ये इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा तो मैं तीनों के बारे में हिंट दे के, लेकिन जो सिलेबस में वही हम कवर करेंगे। कैपिटल रेशनिंग, अच्छा आपको याद होगा शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। कई दफा इस तरह होता था, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनानी होती थी और आपका रिसोर्सेज पूरे नहीं होते थे, कॉन्स्ट्रेंट आ जाता था, तो आप लोग क्या करते थे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर निकाला और उसकी बेस पे डिसाइड कर लिया कि कौन सी प्रोडक्ट पहले बनानी, कौन सी बाद में बनानी है, और किसके यूनिट बाकी नहीं बनाने, या अगर जरूरत पड़ी तो बाजार से खरीद लेंगे, जिसे आप लिमिटिंग फैक्टर के नाम से कवर कर लिया करते थे। अच्छा, वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मल्टीपल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं और सिंगल कॉन्स्ट्रेंट भी हो सकता है, लेकिन वहां आपके सिलेबस में खाली सिंगल कॉन्स्ट्रेंट था, तो हम लोगों ने वही पढ़ा था। कैपिटल रेशनिंग का मतलब है कि प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं अंडर कंसीडरेशन, लेकिन उन सब के लिए जितने पैसे चाहिए पैसे पास नहीं है। मसलन 2 प्रोजेक्ट हैं हाईली प्रॉफिटेबल, उन दोनों के लिए 50 लाख रुपया चाहिए, मेरे पास बस 40 लाख ही है, क्या दोनों प्रोजेक्ट मैं बना जाऊंगा? नहीं, ठीक है। कैपिटल रेशनिंग इंशाल्लाह जब मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैपिटल रेशनिंग सॉफ्ट भी होती है और हार्ड भी होती है, और फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे सिंगल पीरियड भी होती है और मल्टी पीरियड भी होती है। ठीक है, तो कैपिटल रेशनिंग का मतलब है किस तरह अपने कैपिटल को यूटिलाइज किया जाए, मतलब एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए कैसे डिसीजंस पास किए जाएं। आसान लफ्जों में कहने, कैपिटल रेशनिंग का मतलब है शॉर्टेज ऑफ फंड्स है आपके पास। अच्छा, आपको मैंने कहा ये 2 तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट एक हार्ड। सॉफ्ट कैपिटल रेशनिंग का मतलब है कि ये जो शॉर्टेज है इसको फुलफिल किया जा सकता है, बट आप लोग कहते हैं मैंने करना नहीं है। मसलन 50 लाख चाहिए, 40 हैं, मैंने कहा 10 लाख का लोन ले लो, मिल जाएगा आपको, आपने कहा नहीं मैंने लोन नहीं लेना। आपको मैंने कहा शेयर इश्यू कर लो, आपने कहा नहीं शेयर भी नहीं इश्यू करने। तो ये किस किस्म की कैपिटल रेशनिंग हो गई? ये सॉफ्ट है, ये आर्टिफिशियली आप लोगों ने खुद क्रिएट कर ली है, चाहो तो इसको रिजॉल्व कर सकते हो। हार्ड कैपिटल रेशनिंग, शॉर्टेज ऑफ फंड्स हैं, आप फुलफिल करना भी चाहते हो लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है, आप लोगों की डेट रेशियो पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आप चाहते हो कि यार मैं लोन कहीं से मिल जाए ले लूं, आपको लोन देने को कोई नहीं तैयार। मार्केट में आपकी पोजीशन ऐसी, आप कहते हैं यार मैं शेयर इश्यू कर लूंगा, शेयर खरीदने को कोई नहीं तैयार। तो आप फंड रेज करना भी चाह रहे हो लेकिन नहीं अरेंज कर पा रहे, इसे हम क्या कहते हैं? हार्ड कैपिटल रेशनिंग।
अच्छा, आप कहने का ये सिंगल पीरियड भी हो सकती है और मल्टीपल पीरियड्स भी हो सकते हैं। क्या मतलब सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग? हाँ, वन टाइम शॉर्टेज है। बस आपको कहते हैं यार बस पहले साल पैसों की शॉर्टेज है, फिर तो लाट ठीक हो जाने, फिर कोई मसला नहीं रहना। मल्टीपल पीरियड का मतलब एक से ज्यादा। मैं आपको कहता हूं यार पहले साल जितने पैसे चाहिए उतने भी नहीं है, दूसरे साल जितने चाहिए होंगे फिर दूसरे साल उतने भी नहीं होंगे। एक से ज्यादा पीरियड की कैपिटल रेशनिंग। थोड़ा सा जहन में लाएं, सिंगल कॉन्स्ट्रेंट और मल्टीपल कॉन्स्ट्रेंट्स। आप लोगों को मैंने वैसे आउटलाइन दी थी, जब सिंगल कॉन्स्ट्रेंट होगा तो आप लोगों का डिसीजन क्राइटेरिया क्या होता था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अगर आपको मैंने कहा था मल्टीपल कॉन्स्ट्रेंट आ जाए तो लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, वहां सिलेबस में नहीं थी तो इसलिए मैंने आगे कराई नहीं थी, यहां पे अब वो सिलेबस में आ गई है। ठीक है, तो यहां पे अब हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग भी कवर करेंगे। पहले ही ये चैप्टर थोड़ा लंबा था, यानी ओवरऑल सिलेबस में आपके देखा जाए ना, जो पुराना सिलेबस था 2 चैप्टर ज्यादा लंबे थे, एक बजटिंग का और एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। अब इसके अंदर मजीद ये एक्सटेंशन भी हो गई हैं, तो आप समझ लें तकरीबन महीना तो आप लोगों का ये चैप्टर ही ले जाएगा। ठीक है, तो बाकी अभी इसकी डिटेल जो है वो फिर इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे, चैप्टर शुरू करेंगे तो बताऊंगा। ये मैंने भी आपको बताया कि इस चैप्टर में हमने क्या कुछ कवर करना है। जी, यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब ये जो आपने निकालनी है ना एनपीवी या आईआरआर, इसके लिए हमें रेट चाहिए, परसेंटेज चाहिए, जिसे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। अब हम जरा उस चैप्टर के बारे में भी आउटलाइन बनाते हैं कि उसमें हम लोग क्या कुछ पढ़ेंगे। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सेकंड टॉपिक होगा जो हम लोग कवर करेंगे। देखिए, आप लोग हो एक कंपनी, आप लोगों के पास पैसे कहां कहां से आ रहे होंगे? या इक्विटी से या फिर डेट से। ये पैसा आगे आप लोगों ने ना कहीं पे करना है इन्वेस्ट। अब मैं आपको कहता हूं कि इस इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न चाहिए, तो हम लोग कहते हैं कि एटलीस्ट इतना रिटर्न हो जाए कि जो कंपनी को कॉस्ट पड़ रही है ना फंड अरेंज करने की, वो पूरी हो जाए। देखिए, जो इक्विटी पार्टिसिपेंट हैं, जो आपके शेयर होल्डर हैं, क्या मुफ्त में आपको पैसे दे देते हैं? नहीं, आप लोगों को उसकी कॉस्ट पड़ती है। क्या कॉस्ट पड़ रही होती है? उनको क्या देते हो आप? डिविडेंड। तो ये जो इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी इक्विटी की हमें कॉस्ट पड़ती है, के के साथ इसको डिनोट किया जाता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो डेट प्रोवाइडर है, क्या उसने मुफ्त में पैसे दे दिए थे? नहीं, उसकी भी कॉस्ट पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ डेट। अब जब आप पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, उधर कुछ इक्विटी वाला पैसा होगा, कुछ डेट वाला होगा, उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से ना हमें एक एवरेज रेट निकालना पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, इसके अंदर इंशाल्लाह हम लोग ये पढ़ेंगे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कंप्यूट होता है। ठीक है, अब अगर इस चैप्टर की मैं आउटलाइन लिखूं तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि के कैसे कंप्यूट होता है, केडी कैसे कंप्यूट होता है,
के मतलब प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा, और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा। ठीक है, जब हम के ही पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, इसे हम कह देते हैं DVM, इसको हम कह देते हैं कैपम। ठीक है, जब डीवीएम पढ़ेंगे फिर इसके आगे कुछ केस बनेंगे, वो फिर मैं आपको बाद में डिस्कस कर दूंगा जब चैप्टर शुरू करेंगे। केडी के अंदर आप पढ़ोगे इररिडीमेबल के बारे में भी, रिडीमेबल डेट, बैंक लोन, फ्लोटिंग रेट डेट, कन्वर्टेबल लोन, फ्लोटिंग रेट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन छोटा सा पॉइंट ये इसलिए मैं साथ डिस्कस कर दूंगा। अगर प्रेफरेंस शेयर्स की आप बात करोगे तो इसके अंदर भी दो ही आ जाते हैं, इररिडीमेबल और रिडीमेबल। अब इन रिसोर्सेज की बेस हम एवरेज निकाला करेंगे, ये क्या होती है, मार्जिनल क्या होती है, कब मार्जिनल यूज करना चाहिए, वो सारी डिस्कशन हमारी इसके अंदर चलेगी। इसका भी ऑन एंड ऑफ क्वेश्चन आता रहता है पेपर में, ठीक है, 8 नंबर 10 नंबर इस रेंज के अंदर। एसीसी की अगर मैं बात करूं ना, तो एसीसी के अंदर अक्सर इस तरह भी हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन होता है, उसके अंदर आपने एनपीवी निकालनी, लेकिन उसके अंदर उसने रेट नहीं दिया होता। इस चैप्टर का डेटा दे देता है कि पहले रेट भी खुद ही निकाल लो और फिर उसको यूज करके एनपीवी भी निकाल लेना, तो दो टॉपिक कंबाइन भी कर देता है। आपके अभी तक इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट दोनों चैप्टर पढ़े होंगे, अगर कभी आ भी जाए तो इस वाले से हम रेट निकाल लेंगे, उधर यूज कर जाएंगे। ये दूसरा मेन टॉपिक था जो आपको मैंने कहा था हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। डिटेल में तो इंशाल्लाह जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उस वक्त मैं फिर इनकी कैलकुलेशंस और इसके आगे जो सब केसेस होंगे वो डिस्कस करता जाऊंगा। इसी तरह अगर हम बात करें बजटिंग की, जी हो गया ये वाला, जी बस अभी आउटलाइन थोड़ी खत्म हो जाए। है
अच्छा, बजटिंग के अंदर ना आप लोग जो पढ़ोगे मास्टर बजट पढ़ोगे, फ्लेक्सिबल बजट, जीरो बेस्ड बजट, रोलिंग बजट, और फिर हम इसकी थ्योरी भी थोड़ी पढ़ेंगे। अब मास्टर बजट के अंदर ये तीन चीजें आ जाती हैं, फंक्शनल बजट्स, कैश बजट और फोरकास्टेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आगे फंक्शनल के अंदर फिर 8-9 बजट बन जाते हैं, वो फिर इंशाल्लाह जब हम चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में तब डिस्कस करना शुरू कर देंगे। जी हो गया। उसके बाद आ जाता है जी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अच्छा जी, इसके अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट वर्किंग कैपिटल रेशियोज। ये वही है जो FR1 में भी पढ़ी थी, ठीक है, एज ऑफ स्टॉक, एज ऑफ डेटर, एज ऑफ क्रेडिटर, ऑपरेटिंग साइकिल, वो चीज़। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में आता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हिस्टोरिकल बेस पे आप डेटा लेते हो तो हिस्टोरिकल एक्चुअल फिगर पता होती है। यहां पे आप फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहे हो, क्या आज मुझे पता है फ्यूचर में स्टॉक कितना होगा, डेटर कितना होगा? नहीं, तो उसके लिए मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कंपनी की पॉलिसीज पे डिपेंड करता है कि उसका स्टॉक कितना होगा, डेटर कितने होंगे, कैश कितना होगा, क्रेडिटर कितने होंगे। वो इंशाल्लाह हम यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे डिसाइड किया जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे अबाउट वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, कि वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब देखिए, हमें ये तो पता है कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज।
एसेट्स के अंदर मेनली हम लोग ले रहे होते हैं स्टॉक, डेटर्स एंड कैश, और करंट लायबिलिटी मेनली हम लोग ले रहे होते हैं क्रेडिटर्स। अच्छा, स्टॉक मैनेजमेंट में ना वही चीजें होती थी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए, स्टॉक लेवल्स, इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी, सेफ्टी स्टॉक एंड स्टॉक आउट डिसीजन। ठीक है, ये डिटेल में दोबारा सिलेबस में नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हाँ, डेटर मैनेजमेंट आपके सिलेबस में है। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? चेंज ऑफ क्रेडिट पीरियड, देन फैक्टरिंग, सेटलमेंट, डिस्काउंट, चेंज ऑफ क्रेडिट पीरियड। देखिए, आप लोग अपने कस्टमर को ना 1 मंथ क्रेडिट देते थे, तो आप लोगों से कौन चीजें खरीदते होंगे? जो 1 महीने के अंदर आपको पैसे दे सकते हैं। जो नहीं दे सकते वो नहीं खरीदते होंगे। मैंने आप लोगों को सजेशन दी कि यार आप अपना क्रेडिट पीरियड ना एक्सटेंड करके 2 महीने कर दो, सेल बढ़ जाएंगी। मैंने आपको एक सजेशन दी है, डिसाइड आप लोगों ने करना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इससे रेलिवेंट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी होगी। देखिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर सेल यानी क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड करते हो क्या फायदा होगा, तो क्या फायदा नजर आता है? सेल बढ़ेगी। अच्छा, आप लोग डिसीजन मेकिंग में पढ़ चुके हो, जब भी आपके जहन में आता है ना सेल बढ़ेगी, इसका क्या मतलब होता है? कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। नुकसान क्या होगा इसका? हाँ, एक तो बैड डेट की रिस्क बढ़ जाएगा। पैसा जो पहले महीने बाद मिलना था 2 महीने बाद मिलेगा, उसके वजह से ब्लॉकेज ऑफ फंड्स यानी आपको फाइनेंसिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, ये इसका नुकसान हो जाएगा। आपने क्या करना है, कॉस्ट बेनिफिट इन दोनों की फिगर निकालनी। बेनिफिट ज्यादा तो एक्सेप्ट, कॉस्ट ज्यादा तो रिजेक्ट। ठीक है, चेंज का मैंने कहा है ना, वो एक्सटेंशन भी हो सकती है क्रेडिट पीरियड की, कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है, कमी भी की जा सकती। आप मुझे कोई यार मैं तो 2 महीने क्रेडिट देता हूं, मैंने कहा महीना कर लो। ठीक है। अच्छा, फैक्टरिंग, फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन ये वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो डेटर मैनेजमेंट की सर्विसेज आपको देती हैं। मतलब ये कहती हैं कि जी आपकी डेटर्स की सारी मैनेजमेंट हम करेंगे, डेटर से कलेक्शन हम आपको करके देंगे, और एक इसकी टाइप है जिसके अंदर वो कहते हैं कि यार अगर बैड डेट हुए ना, पैसे हम अपने पास से आपको दे देंगे। हमने डिसाइड ये करना है क्या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस लें कि ना लें। फर्ज करें अगर मैं फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस ले लूं, क्या फायदा आपके ज़हन में आता है? हाँ, बैड डेट्स वगैरह नहीं होंगे। ठीक है, मसलन जब अगर उसने आपको गारंटी दे दी कि जी बैड डेट के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं आपको अपने पास से पैसे दे दूंगा, तो आपके बैड डेट नहीं होंगे। और क्या फायदा हो सकता है? पैसे टाइम पे मिलेंगे। देखें, मैं कस्टमर था जो खरीदने आया ना, मैंने कहा यार महीने बाद पैसे दे जाऊंगा, कभी 40 दिन बाद आ गया, कभी 35 दिन बाद आ गया। इसने महीना कहा ना ये 30वें दिन पैसे पकड़ाएगा, चाहे जेब से दे। तो एक तो टाइमली पैसे मिलेंगे, मतलब जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ने से सब बच जाओगे। नंबर 2, जब डेटर की मैनेजमेंट ये कर रहा है तो अपना स्टाफ रखने की जरूरत है डेटर मैनेजमेंट का? नहीं, वो एडमिन कॉस्ट कम हो जाएगी। नुकसान क्या हो सकता है इसका?
एक तो ये फी चार्ज करेगा, मुफ्त में काम तो नहीं ना करके देगा, फैक्टर फी पड़ेगी। एक और जो इसका ड्रॉबैक है, देखें जब उसने आपको कहा यार बैडेड हुए मैं अपने पास से पैसे दे दूंगा, इसका मतलब कलेक्शन करने के लिए इसको जिस हद तक जाना पड़ा ये जाएगा, उसका फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? कस्टमर डिसैटिस्फाइड होगा, यार 2 दिन पैसे लेट करो, बंदे आके तंग करते हैं इसके, तो अगली दफा आपसे चीजें नहीं खरीदेंगे, सेल आपकी कम हो जानी है। ठीक है, इसका भी एक हल है, इंशाल्लाह जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो फिर आगे जाएंगे। तो ये हमने ना इनका भी एनालिसिस करके डिसाइड करना होगा। और सेटलमेंट डिस्काउंट मतलब ऑफरिंग कैश डिस्काउंट। आपने कहा यार मेरा कस्टमर ना 2-2 महीने पैसे नहीं देता, आपको मैंने कहा यार आप उन्हें कह दो 10 दिन में पैसे दो, 5% डिस्काउंट दो, फिर देखो क्या होता है। अब मैंने तो आपको एक सजेशन दे दी, इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना ये तो आप डिसाइड करोगे। क्या फायदे नजर आते हैं इसके? पैसे जल्दी मिलेंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। नुकसान क्या नजर आ रहा है? हाँ, वो जो डिस्काउंट है वो इट्सेल्फ एक्सपेंस ही है ना आपका, तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी फिगर निकालेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, तो ये चीज हमें इसमें करनी पड़ेगी। इसी तरह कैश मैनेजमेंट भी होती है, लेकिन सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उसकी डिटेल में फिलहाल नहीं जा रहा। क्रेडिटर के अंदर ना सिर्फ एक ही होता है डिसीजन, और वो होता है एक्सेप्टेंस ऑफ कैश डिस्काउंट। एक्सेप्टेंस ऑफ कैश डिस्काउंट कि उसने आपको ऑफर किया सप्लायर ने कि मेरे 10 दिन में पैसे दे दो, डिस्काउंट ले लो 5%, तो क्या 10 दिन में पैसे दे के 5% डिस्काउंट लूं या 60वें दिन जाके पैसे दूं? ठीक है, फायदा क्या नजर आ रहा है, नुकसान क्या है? हाँ, जो डिस्काउंट है वो इनकम हो जाएगी, फायदा ये, नुकसान क्या है? हाँ, जो पैसे 60वें दिन देने थे वो 10वें दिन देने पड़ गए। वही पैसा अगर 50 दिन के लिए कहीं इन्वेस्ट करता, अर्निंग कर सकता था, वो अर्निंग लूज कर गया मैं, ये इसका नुकसान है। ठीक है, तो ये सारी हमें ना कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। आपका ने कहा स्टॉक मैनेजमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, कैश सिलेबस में नहीं है, डेटर और क्रेडिटर का हमने पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। बाकी सोर्स ऑफ फाइनेंस वगैरह इंशाल्लाह जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी हम देख लेंगे कि डेट फाइनेंसिंग होती है, इक्विटी होती है, और उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में भी हम फाइनेंशियल रिस्क के बारे में देखेंगे, इसमें करेंसी रिस्क भी आएगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क भी आएगा, और आपका कमोडिटी रिस्क भी आएगा। तो ये पूरा सब्जेक्ट है जो हम लोगों ने पढ़ना है। अब थोड़ा सा इस आउटलाइन से आपको आइडिया हो गया कि थ्रू आउट जितना भी हमने पढ़ना है पास्ट डिसीजन ही करने हैं। आईकैप ने क्यों कहा हुआ था कि सीएमए के बगैर ये वाला पेपर नहीं दे सकते? इसका काम शुरू ही डिसीजन मेकिंग से होता है। आप लोगों ने उधर देखा था तकरीबन एंड पे जाके डिसीजन मेकिंग पड़ी थी, रेलिवेंट कॉस्ट, इरेलीवेंट कॉस्ट। कल जब मैं ये शुरू कराऊंगा पहले दिन ही मैं आपसे रेलिवेंट इरेलीवेंट कॉस्ट से शुरू करूंगा। ठीक है, तो वो आप लोगों के जो सीएमए वाले कॉन्सेप्ट हैं, रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है, रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल की, लेबर की, वो पहले हम डिस्कस करके वहां से फिर आगे इसको लेके चलेंगे। तो कल से इंशाल्लाह हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इसका स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जहां तक मसला बुक का, तो इसके लिए हमें स्टडी टेक्स्ट ही चाहिए। ठीक है, तो स्टडी टेक्स्ट हमें चाहिए होगा, एटलीस्ट फाइनेंस वाला पोर्शन तो हार्ड फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। तो बाकी मैनेजमेंट वाला वो बिलाल साहब को बता देंगे उन्होंने कहां से कवर करना है। ठीक, थैंक यू।